हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इलस्ट्रेशंस और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर हमने वैल्यूएशन की पूरी थियरी अच्छे से देखी। हमने देखा कि वैल्यूएशन में कितने रूल्स होते हैं, इंपोर्टेड गुड्स के लिए अलग, एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए अलग। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें सेक्शन वाइज, तो हमने सेक्शन नंबर 12 से चार्जिंग सेक्शन से स्टार्ट किया। उसने हमको बोला सेक्शन 14 के पास जाइए, सेक्शन 14 के पास हम आए और यहाँ पर हमने देखा वैल्यूएशन के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब यहाँ पर इन सब थियरी का एक पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देखना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपको आएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम जितने हो सके उतने क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, और हम फॉर्मेट भी देखेंगे और साथ में कैलकुलेशन भी देखेंगे, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और ये सभी क्वेश्चंस जो होंगे आपके मॉड्यूल से ही होंगे, जिससे आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। अब दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट दे देना चाहता हूँ। वो फॉर्मेट अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं और आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं। फॉर्मेट समझेंगे हम लॉजिक के साथ में, क्योंकि हमने उसी लॉजिक के साथ में सारे सेक्शंस भी कवर करे हैं। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आप याद कर लीजिए, आपको हमेशा स्टार्ट पता है किससे करना है। आपको स्टार्ट करना है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू से, जिसे हम FOB वैल्यू कहते हैं। ठीक है, सो अगर आपको एसेसिबल वैल्यू पूरी निकालनी है तो आपको FOB वैल्यू से शुरुआत करनी पड़ेगी। सर व्हाट इफ हमको CIF वैल्यू दी हुई है और हम FOB वैल्यू नहीं हमें पास में है, तो हम क्या करेंगे? तो आप CIF से उल्टा कैलकुलेशन करके FOB पे आइए और फिर FOB से आप वापस स्टार्ट करिए फ्रॉम द स्क्रैच। ये आपको करना होगा। क्वेश्चन जब करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अभी हम फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले आपके पास में क्या रहेगा? FOB वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, जिसे हम कहते हैं FOB। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में यहाँ पर है। नाउ इसमें आप क्या करेंगे? इसमें हमको कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे, और वो एडजस्टमेंट्स कौन से हैं? सेक्शन नहीं, रूल नंबर 10 के। ठीक है, सो रूल 10 के एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पर करने होंगे। वो कुछ चीज़ें यहाँ पर प्लस माइनस होगी, जो भी आपको करना होगा। ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पर आएगी और उसके बाद में आपको एक वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? उस वैल्यू को हम बोलेंगे, ये अगेन FOB वैल्यू तो है, बट दिस इज FOB वैल्यू फॉर कस्टम्स। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर अस, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा? अब FOB वैल्यू आपके पास में आ गई है। अब आपको दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स यहाँ पर करने हैं। पहला एडजस्टमेंट है यहाँ पर फ्रेट का, और दूसरा एडजस्टमेंट है यहाँ पर इंश्योरेंस का। ठीक है, सो फ्रेट और इंश्योरेंस में आपको एडजस्टमेंट्स कैसे करना होगा? देखिए, अगर आपको एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर दी है तो आप एक्चुअल वैल्यू लीजिए। एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है तो आप 20% ऑफ दिस वैल्यू लेंगे। इसको हम एक काम करते हैं, A मार्क करते हैं। ठीक है, दिस इज आवर FOB फॉर कस्टम्स। सो 20% ऑफ A लेंगे आप, और स्पेसिफिकली एयर के केस में तो मैक्सिमम 20% ही जा सकता है, ये हमको मालूम है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी? फ्रेट की। इंश्योरेंस के केस में भी आप एक्चुअल लीजिए, या फिर नहीं दे रखा है तो 1.125% ऑफ A, ये भी आ जाएगा। राइट, तो ये वैल्यू भी आपके पास में आ गई। इसके बाद में टोटल वैल्यू आपके पास में यहाँ पर आ जाएगी। आफ्टर दिस टू एडजस्टमेंट्स आपके पास में वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को अभी डॉलर्स में है या फिर दूसरी फॉरेन करेंसी में है, तो उनको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? रुपीज़ में आपको कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा कन्वर्जन रेट। तो कन्वर्जन रेट आप कौन सा लेंगे? आप हमेशा कन्वर्जन रेट लेंगे CBIC का, और ना कि आप लेंगे RBI का। तो RBI का कन्वर्जन रेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको CBIC का कन्वर्जन रेट लेना होगा। और उसके बाद में ये जो वैल्यू आएगी, ये आपकी आएगी असेसेबल वैल्यू। ठीक है, जिसकी तलाश में हम थे। तो अगर ये फॉर्मेट आप पूरा फॉलो कर लेते हैं तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर, और आपको हर क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहले जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। अ मटेरियल वॉज इम्पोर्टेड बाय एयर एट CIF प्राइस, यानी कि आपको क्या दे रखा है? आपको कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वाली प्राइस दे रखी है, और जो कौन सी है? जो प्राइस है CIF। हमको क्या CIF चाहिए रहती है? नहीं, हमको FOB चाहिए। कोई बात नहीं, जो दिया है वो लिख लो। CIF हमको दे रखा है
ठीक है। तो एक काम करो, CIF को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। CIF है हमारा 1500 नहीं $5000, ठीक है। सो $5000 है CIF। अच्छा, एयर से चल रहा है सारा काम, तो ध्यान रखना फ्रेट के केस में मैक्सिमम कितना आएगा, 20% आएगा, पहले से आप लिख लीजिए। फ्रेट दिया कितना है, 1500 दिया है, ठीक है। इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी है, 500 है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है, F और I। अब बैंकर ने पेमेंट रियलाइज किया और उसको 71% के 71 रुपीज़ के रेट पर उन्होंने उनको कन्वर्ट किया, बट CBIC का जो रेट है वो 70 है। तो RBI का रेट था 71 और CBIC का रेट है 70। तो हमको कौन सा लेना है, हमको लेना है ये, और इसको हमें क्रॉस करना है, ठीक है। अब एक काम करिए, CIF हमारे पास में है ना, हमारे फॉर्मेट में ज़रा आप आ जाइए। तो अगर CIF हमारे पास में है तो हमें आना किस पे, फ्री ऑन बोर्ड पे हमको वापस आना है। फ्री ऑन बोर्ड पे आने के लिए हमें CIF को सारी चीज़ें हटा दो और उसको फ्री ऑन बोर्ड पर ले आओ। तो CIF अगर हमारा 5000 है तो एक काम करो, बकवास वाला जो फ्रेट है 1500 उसको हटा दो, जो इंश्योरेंस है बकवास वाला 500 उसको भी हटा दो। तो ये कितना हो जाता है, 2000 हटाने के बाद में 3000 का हमारा FOB वैल्यू आ गया यहाँ पर, बराबर है। अब FOB वैल्यू आ गया, 10 के एडजस्टमेंट तो कुछ नहीं है, 3000 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर है ही सही। फ्रेट 20% मैक्स रहेगा एयर के केस में, राइट, क्योंकि एयर में 20% ही मैक्स जाता है। 20% ऑफ व्हाट, 3000, वो होता है 600। तो हम 600 लेंगे, ना कि हम 1500 लेंगे। और ये एक्चुअल हमारे पास में है, तो हमें 1.125% करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ 500 ले लेंगे, ठीक है। सो टोटल कम्स टू व्हाट, 3000 प्लस 600 प्लस 500 यानी कि 1100 ऐड करेंगे तो 4100 का हमारा यहाँ पर टोटल वैल्यू आना चाहिए। अब हमें उसको कन्वर्ट करना है किस में, 70 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि वो हमारा CBIC का रेट है और 71 हम नहीं लेंगे। सोल्यूशन देख लेते हैं क्या इन्होंने भी यही किया है। येस, CIF था, उसमें से 1500 हटाया, 500 हटाया और नॉर्मल FOB वैल्यू पे लिया है जिसको हमको चाहिए थी। अब हमें असेसेबल वैल्यू निकालना है कस्टम पर्पस के लिए, बराबर है। कस्टम पर्पस के लिए यानी कि हमारे पोर्ट पर जब यहाँ पर सामान आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ तक आने के लिए उसका कॉस्ट जो था FOB वो तो रहेगा ही सही, प्लस साथ में उसका फ्रेट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन आएगा और इंश्योरेंस भी आएगा, राइट। तो वो होगी हमारी CIF वैल्यू। तो CIF वैल्यू क्या होगी हमारी, FOB 20% मैक्स हम लेंगे एयर के केस में 600, इंश्योरेंस लेंगे 500, 4100, 70 यूज़ करेंगे CBIC का रेट जो 71 दे रखा है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, और 2,87,000 इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, नीचे आप नोट्स में मेंशन करते जाइए और लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, असेसेबल वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। क्या दे रखा है, कॉस्ट दी हुई है 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये नहीं $10,000 की है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, यानी कि अगर हम इंडिया के अंदर सामान मंगवा रहे हैं और USA से सामान आ रहा है, तो USA में एक्सपोर्टर से फैक्ट्री से लेकर उसको यहाँ पर पोर्ट तक पहुँचने का जो खर्चा है वो 500 रुपये है, ठीक है। क्या हम इसको भी इंक्लूड करते हैं, यस। क्या हैंडलिंग चार्जेस को हम इंक्लूड करते हैं, यस। क्या हम बाइंग कमीशन को कभी भी इंक्लूड करते हैं, नो, बाइंग कमीशन कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, क्या ये फ्रेट चार्जेस हम ऐड करेंगे, यस। तो कॉस्ट के साथ में फ्रेट भी ऐड कर दो, CIF वैल्यू बन जाती है हमारी 1000 की, राइट। तो इन सबको ऐड कर देंगे और 70 का हमें रेट दे रखा है। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस पेड आर नॉट असेंटेबल, तो हम क्या करेंगे 1.125% हम ले लेंगे FOB वैल्यू का, ठीक है। सबसे पहले 10,000 था, 500 ऐड किया और हैंडलिंग चार्जेस 50 ऐड किया, ये हमारा FOB आ गया, राइट। FOB अभी भी क्या हुआ है, FOB हमको मिल तो गया है, उसके बाद में अब हमको एडजस्टमेंट करना है फ्रेट का। फ्रेट 1000 दे रखा है, यस, वो डाल देंगे। अब इंश्योरेंस हमारे पास में है नहीं, तो 1.125% हमको लेना तो है, बट ये 1.125% किसका जाएगा, ऑब्वियसली हमारा FOB जो कस्टम के लिए है उसके लिए जाएगा, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। बाइंग कमीशन कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये हमको पता है, इसलिए हमने यहाँ पर नोट लिख दिया है और हमने उसको इंक्लूड नहीं भी किया है, ठीक है। सो 1.125% ऑफ 10,550 118 रुपये आता है, ये हमारा यहाँ पर CIF वैल्यू आ गया, उसको हमने 70 रुपीज़ के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया और यही हमारी असेसेबल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखिए, एक बार आपको फॉर्मेट याद हो गया तो सारी चीज़ें कितनी सिंपल है, आपको भी सिंपल लग रही होगी। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया है, देखते हैं उसको। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बात क्या की गई है, हमारे पास डेटा दिया गया है, FOB प्राइस दी हुई है $1,00,000 की, $1,00,000 की, ठीक है। उसके अगेंस्ट में शिपिंग बिल किस डेट का है, 26/04, 26 अप्रैल का शिपिंग बिल हमारे पास में है, ठीक है। यहाँ पर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कब दिया गया है, वो दिया गया है 4 मई को,
ठीक है। अब दो डेट्स आ गई, दोनों डेट्स के अलग अलग रेट ऑफ एक्सचेंज है, दोनों डेट्स के अलग अलग यहाँ पर परसेंटेज है, यानी कि रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी है। ये सीबीआईसी के रेट से, तो आपको ले सकते हैं आप कोई भी रेट्स, बस हमसे पूछा गया है कि अब आप बताइए असेसेबल वैल्यू क्या होगी। अब देखिए हम फंस चुके हैं संकट में कि कौन सी डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज पकड़े और कौन सी डेट का हम यहाँ पर परसेंटेज पकड़े। तो आपको यहाँ पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा, जो आप ऑलरेडी है क्योंकि आप वीडियोस देख चुके हैं। तो अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। 1 लाख रुपए का एफओबी प्राइस तो है, बराबर है। शिपिंग बिल गया 26/4 को और एक्सपोर्ट ऑर्डर गया 4/5 को, ठीक है। अब देखिए जब भी बात आती है रेट ऑफ एक्सचेंज की, तो सेक्शन नंबर 14 ये बोलता है कि शिपिंग बिल का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है आपको वही लेना पड़ेगा। बट हम बात कर रहे हैं अगर परसेंटेज की, रेट ऑफ ड्यूटी की, तो सेक्शन नंबर 16 फोकस में आता है। सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता है, जब एलईओ पास किया गया है उस दिन का आपको परसेंटेज लेना होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सो हमारे साथ में क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख यूएस डॉलर्स है, बराबर है। इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, शिपिंग बिल की, क्योंकि मुझे उस दिन का एक्सचेंज रेट चाहिए जो है 70 का, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 70 लाख, और इसके ऊपर कितना परसेंटेज लगेगा, तो वो लगेगा एलईओ का, यानी कि 4 मई का, दैट इज 8%, ठीक है। तो ये 8% चार्ज किया जाएगा 70 लाख के ऊपर, तो 5,60,000 का मेरा यहाँ पर आना चाहिए एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। तो नोट्स में एक बात आप क्लियर लिख लीजिए कि शिपिंग बिल की डेट जाएगी एज पर सेक्शन 14 फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज की वजह से आप शिपिंग बिल की डेट लेंगे, और अगर एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट के लिए लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की डेट है, किसके लिए, फॉर माय परसेंटेज ऑफ ड्यूटी। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यहाँ पर हुआ। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 8, बड़ा ही अच्छा इलस्ट्रेशन है, देखिएगा, ठीक है। A consignment of 800 metric ton of edible oil of Malaysian origin was imported by charitable organization in India for free distribution to below poverty line citizens in a backward area under the scheme designed by the Food and Agriculture Organization। सब बकवास है, आपको बस ध्यान रखना है क्या क्वांटिटी है, ठीक है। This being a special transaction, the nominal price of $10 per metric ton was charged for the consignment to cover the freight and insurance charges, ठीक है। 10 रुपए नहीं, $10, एवरीथिंग इज यूएस डॉलर्स, ठीक है। $10 वॉज चार्ज पर मेट्रिक टन पर, ठीक है, फॉर इंश्योरेंस एंड फ्रेट। द कस्टम हाउस फाउंड आउट दैट एट और अबाउट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ दिस गिफ्ट कंसाइनमेंट देयर वर फॉलोइंग इंपोर्ट्स ऑफ ऑडिबल ऑयल, यानी कि उसी दौरान इतने सब अलग अलग क्वांटिटी के इंपोर्ट्स भी हुए थे। आपने कितना चार्ज किया था, आपने चार्ज किया था ओनली $10 पर मेट्रिक टन, बराबर है। अब देखिए क्वांटिटी इंपोर्टेड इन मेट्रिक टन इज 20, 100, 500, 900, 400, 780 एंड यूनिट प्राइस 260, 220, 200, 175, 180 and 160. Rate of exchange is 70. Rate of basic custom duty B, C, D is 10%. इग्नोर आईजीएसटी उन्होंने बोल दिया है, कंपोजिशन से इसको इग्नोर करिए। तो आप बताइए ड्यूटी कितनी लगनी चाहिए और क्या अप्रोप्रिएट अजम्पशन और एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद आना चाहिए कि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं, बट कौन सा सेक्शन यहाँ पर फोकस में आ रहा है या फिर कौन सा रूल आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए एक रूल हमने पढ़ा है, जिस रूल में उन्होंने बोला है, क्या है वो रूल। अब वो रूल कौन सा है, वो है रूल नंबर 4। बट हम डायरेक्टली रूल नंबर 4 के ऊपर क्यों जंप कर रहे हैं, देखिए हमें क्या बोला गया है कि $10 चार्ज किए गए हैं पर मेट्रिक टन फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस ओनली। मतलब कि मेन जो प्रोडक्ट है उसके लिए तो कुछ भी चार्ज नहीं किया गया है। मींस यहाँ पर क्लियरली हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू तो नील बोली गई है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारे पास में नहीं है, तो हमको जाना पड़ेगा ऑब्वियसली रूल्स के पास में। अब रूल्स में हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 बोलता है कि आप सेक्शन नंबर 12 और 10 के हिसाब से जाइए, बट हमारे पास ट्रांजैक्शन वैल्यू है नहीं, तो हमको रूल नंबर 4 के पास आना पड़ेगा। हम एकदम उसी सीक्वेंशियली जा रहे हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि यस, आपको यहाँ पर आइडेंटिकल गुड्स की बात करनी पड़ेगी। तो आइडेंटिकल गुड्स के केस में अगर सेम टाइम में कोई दूसरे गुड्स को यहाँ पर किया गया है सेम कमर्शियल लेवल पर, तो आप उनको यहाँ पर कंपेयर कर लो। उसमें आपको लेना पड़ेगा क्या, आपको लेना पड़ेगा हाईएस्ट एग्रीगेट वैल्यू और उसका आपको ये लेना पड़ेगा यूनिट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट होना चाहिए, बट
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कंपेरेबल होना चाहिए। हमारी क्वांटिटी है 800 की, अब आप क्या 20 और 100 को आप कंपेरेबल बोलते हैं, नहीं, तो आप इनको तो क्रॉस ही कर दीजिए, ठीक है, 20 और 100 को। अब बात आती है 500, 900, 400 और 780, क्या आप इनको भी यहाँ पर कंपेयर कर पाएंगे? तो आप इनको यहाँ पर कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर बोलेंगे कि यार ये भी थोड़ा अलग अलग है, सब में अलग अलग यूनिट प्राइसेस आ रहे हैं, तो इनको कंपेयर कैसे करें? तो रूल नंबर 4 बोलता है कि इनमें से जो लोवेस्ट प्राइस है आप उसको ले लीजिए, तो वो है 160। तो हम 160 को यहाँ से पिक करते हैं रूल के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पर वैल्यू कितना हो रहा है, 800 मेट्रिक टन है, 160 पर मेट्रिक टन की वैल्यू यहाँ पर आती है, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी, बराबर है। फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे 70 रुपीज़ के हिसाब से, फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% की, और इस 10% पर हम लगाएंगे हमारा सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑफ 10%, और टोटल आएगा हमारा यहाँ पर क्या, हमारी आ जाएगी यहाँ पर टोटल ड्यूटी जो चार्ज की जानी चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें उन्होंने यहाँ पर लिख रखी है। Thus there is no transaction value for the subject goods। कंसिक्वेंशियली हमको कहाँ जाना पड़ेगा, रूल नंबर 4 के पास में, हमने भी यही बोला, ठीक है। आइडेंटिकल गुड्स को हम पास में जाएंगे, उनके ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे। इन द 6th इंपोर्ट गिवन ड्यूरिंग द रिलेवेंट टाइम द गुड्स आर आइडेंटिकल इन डिस्क्रिप्शन एंड द सेम कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है। सेम कमर्शियल लेवल चाहिए, क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। सिंस नथिंग इज नोन अबाउट द लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपेरेबल कंसाइनमेंट इज अज्यूम टू बी एट द सेम कमर्शियल लेवल। 20 और 100 को तो हम बाहर निकाल देंगे, रिमेनिंग 4 कंसाइनमेंट आर लेफ्ट फॉर कंसिडरेशन। जो मैंने आपको बोला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब इसमें से इफ मोर देन वन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड इज फाउंड द लोवेस्ट ऑफ सच वैल्यू शैल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो लोवेस्ट क्या है, $160 पर मेट्रिक टन। ये लिया हमने, 70 से कन्वर्ट किया, 8960 आया। बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने लगाई 8,96,000, इसके ऊपर 10% लगाया, किसके ऊपर हमेशा याद रखिएगा, सोशल वेलफेयर चार्ज किसके ऊपर लगता है, ये BCD के ऊपर चार्ज किया जाता है 10% का, तो 89,600। तो टोटल वैल्यू आ गई हमारी ड्यूटी की, कस्टम ड्यूटी 9,85,600, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड हैज़ इम्पोर्टेड वन मशीन फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से एक मशीन इंपोर्ट की जा रही है, उसके फॉलोइंग पर्टिकुलर्स है। प्राइस कितना है, 8,000 UK पाउंड्स, ठीक है। तो 8,000 पाउंड्स हमारे पास में यहाँ पर है। उसके लिए फ्रेट पे किया गया था, एयर से आई है मशीन, ठीक है। तो 2500 का यहाँ पर पे किया गया है, सिर्फ उसका फ्रेट, ठीक है। क्या हमको ये कंसीडर करना है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम बाय डिफ़ॉल्ट 20% लेंगे हमारे FOB के ऊपर, ठीक है, जो हम आगे कैलकुलेट करने वाले हैं। अभी के लिए इसको लिख लीजिए। डिज़ाइन के लिए 500 UK डॉलर्स दिए, पाउंड्स दिए हैं। कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट ऑफ एक्सपोर्टर एट 2% ऑफ प्राइस ऑफ मशीन इन इंडियन रुपीज़। ओके, तो इंडियन रुपीज़ यानी कि हमें INR निकालना पड़ेगा, INR के ऊपर हमको 2% निकालना पड़ेगा, जो कमीशन है उसको ऐड करना पड़ेगा। अब क्या चीज़ें ऐड होगी, क्या नहीं होगी, क्या डिज़ाइन और डेवलपमेंट चार्जेस जो UK के बाहर दिए गए क्या वो ऐड होंगे? यस। जो भी चीज़ इंडिया के बाहर अगर की जाती है डिज़ाइनिंग के लिए, उनको हम वैल्यू में लेते हैं, इंडिया के अंदर होती है तो हम उनको वैल्यू में नहीं लेते हैं। तो यस, डिज़ाइन को हम ऐड करेंगे। क्या कमीशन को हम ऐड करेंगे? बिल्कुल, कमीशन को हम ऐड करेंगे, बट कमीशन ऐड करने से पहले उसको एक काम करेंगे, INR में हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 2% हमको INR में चाहिए, बराबर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब देखते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है। IGST 12% का हमको दे रखा है, तो IGST हम 12% का कैलकुलेट कर लेंगे। इंश्योरेंस चार्जेस ये तो किए गए हैं, बट डिटेल्स हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, तो 1.125% पे हमको इंश्योरेंस भी निकालना रहेगा। अब 2 डेट्स है हमारे पास में, एक है बिल ऑफ एंट्री की डेट और एक है एयरक्राफ्ट की अराइवल की डेट। तो हम क्या लेते हैं इसमें, विच एवर इज लेटर हम लेते हैं। ये है 24 अक्टूबर, 24 ऑफ अक्टूबर, ये है 20 ऑफ अक्टूबर। ऑब्वियसली विच इज लेटर में हमारा कौन सा सिलेक्ट होता है, ये। तो हमारा 10% का रेट रहेगा और एक्सचेंज रेट रहेगा हमारा 100 रुपीज़ का, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें हमने सॉर्ट आउट कर ली है। तो अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं। चलिए अब देखते हैं, इन्होंने भी सॉल्व कर रखा है, हम भी करते जाते हैं, ठीक है। देखिए 8,000 का हमारे पास में रेट है, प्राइस है 8,000 पाउंड्स का, बराबर है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, ठीक है। अब 8,000 पाउंड्स का हमारे पास में प्राइस है मशीन का, उसमें हम डिज़ाइन 500 ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये हो गया हमारा 8,500। क्यों, हमारा फॉर्मेट क्या था, ज़रा फॉर्मेट पे आइए। तो जो ऊपर हमने आपको बताया था, फॉर्मेट में क्या बताया था हमने, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू आप रखिए, उसमें रूल नंबर 10 के एडजस्टमेंट्स करिए, जिसके अंदर क्या आएगा अभी यहाँ पर, जैसे हमारे पास में यहाँ पर आएगा डिज़ाइन,
तो डिज़ाइन वगैरह चार्जेस जो है सब यहाँ पर आएंगे। तो डिज़ाइन के चार्जेस से 500 वो हमने क्या यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब हमको कमीशन भी ऐड करना है जो रूल नंबर 10 का है, बट उसके लिए हमको INR में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 2% INR के ऊपर है। तो ठीक है, तो क्या इन्होंने भी यही किया है? यस, इन्होंने भी यही किया है। देखिए अब देखिए 8500 का आया, अब हमको 2% कमीशन पर यहाँ पर सेट करना है। 2% कमीशन किसके ऊपर लग रहा है? 2% लग रहा है INR वैल्यू के ऊपर। अब दो तरीके हैं तो हमारे पास में, या तो हम इसको ही INR में चेंज कर दें, या फिर एक काम करते हैं पहले यहाँ पर 2% कैलकुलेट कर लेते हैं ना। 2% किसके ऊपर है? 8000 के ऊपर है, बराबर है। सो वो कितना होता है? 160 पाउंड्स होता है। तो ये टोटल हो जाएगा मेरा 8660 इंटू, अब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 100 के ऊपर, तो ये हो गया 8,66,000। ठीक है, क्या इनकी वैल्यू भी यही आ रही है? देख लीजिए FOB एज पर कस्टम्स 8,66,000। यस, इन्होंने क्या किया है, उसको पहले INR में कन्वर्ट किया और फिर उसको 8000 पे 2% लिया और उसको फिर INR में कन्वर्ट किया और उसमें ऐड कर दिया। एक ही बात है, ठीक है। खाना इधर से पकड़ो, खाना उधर से पकड़ो, एक ही बात है। हमने पहले पूरा उसको पाउंड्स में चलाया और फिर INR में कन्वर्ट किया है। तो क्या क्या कर दिया हमने? प्राइस ले लिया, फ्रेट कर लिया, डिजाइन हो गया, कमीशन हो गया। ओके, अब इसके बाद में हमको क्या करना है? फ्रेट अभी डालना है। फ्रेट और इंश्योरेंस का हमें एडजस्टमेंट करना है। फ्रेट बाय एयर आया है तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? 20% जा सकता है ऑफ आर FOB वैल्यू। तो हमारी FOB वैल्यू 8,66,000 है, जिसका 20% आता है 1,73,200, बराबर है। और वहां पर कितना दिया हुआ था हमको? 2500 पाउंड्स दिया रहा था। तो ये कितना हो रहा था? इनटू अगर मैं 100 करता हूं इसको, तो ये मेरा 2.5 लाख आता है। सो 2.5 लाख तो नहीं जा सकता क्योंकि मैक्सिमम 20% ही है, तो हमको यही लेना पड़ेगा 1,73,000, और मैं 2.5 लाख रुपए नहीं ले सकता। इसको आप क्रॉस कर दीजिए। इंश्योरेंस की बात करेंगे, 1.125% हमको लेना है, तो वो मैंने ले लिया 8,66,000 पे, और 9742 आ गया, और मेरा टोटल CIF वैल्यू आ गया इतना। अब ये मेरा असेसेबल वैल्यू हो गया। उसके ऊपर 10% का कस्टम ड्यूटी जाएगा। 10% की कस्टम ड्यूटी के ऊपर मेरा SWS लगेगा, ये आया वैल्यू, और इसके ऊपर मेरा लगेगा 12% का IGST। तो टोटल मेरा, अगर ड्यूटी की आप बात करेंगे तो ड्यूटी में मेरा क्या क्या ऐड होगा? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरी टोटल ड्यूटी आती है 2,55,102 रुपीज़ की। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर होता है। किस तरीके के फॉर्मेट आपको फॉलो करने हैं वो बताते जा रहा हूँ, लॉजिक भी आपको समझाते जा रहा हूँ, और क्वेश्चन हम सॉल्व करते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही बात लिखी गई है, वही टॉपिक है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बिल ऑफ एंट्री की एक डेट है और एंट्री इनवर्ट की एक डेट है। बिल ऑफ एंट्री क्या है? 2504, और बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट में एंट्री इनवर्ड कितना है? 2104। तो विच एवर इज लेटर लिया जाता है तो ऑब्वियसली 2504 लिया जाएगा। इसी दिन का आप लेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी, और इसी दिन का आप क्या ले लेंगे? आपका रेट भी ले लेंगे 65। तो आपको क्लियरली दे रखा है 10,100 की आपकी जो भी है यहाँ पर इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है वो आप 65 से कन्वर्ट कर लीजिए। उस पर आप 10% का बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दीजिए, उसके ऊपर आप 10% का सरचार्ज लगा दीजिए, और फिर आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स का 12% दे रखा है, वो भी आप चार्ज कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें आपकी एज इट इज़ यहाँ पर काम कर जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया सॉल्व यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? असेसेबल वैल्यू ऑफ एन आइटम इंपोर्टेड इज 1 लाख रुपीज ऑलरेडी दिया हुआ है। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, इंटीग्रेटेड 12% है, सोशल वेलफेयर 10% है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टोटल कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल। एक सिंपल सा कैलकुलेशन उन्होंने बोल दिया जिससे हमको ये पूरा फ्लो समझ में आए। इसके ऊपर BCD लगता है, BCD के ऊपर सरचार्ज लगता है, और इस अमाउंट के ऊपर IGST लगता है। बस, तो इससे आपकी पूरी टोटल ड्यूटी आती है। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऑलरेडी यहाँ पर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखा था, उसके जैसा ही ये बिल्कुल एज इट इज सेम है। अगर आपको CIF वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है, तो CIF वैल्यू से आपको थोड़ा बैकवर्ड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। CIF में से आप गिवन फ्रेट माइनस कीजिए, गिवन इंश्योरेंस माइनस कीजिए, आप आइए FOB के ऊपर, फिर आप इसके ऊपर 20% का कैप लगा के फ्रेट आप डालिए, 1.125% के हिसाब से आप इंश्योरेंस डालिए, फिर आएगी आपकी FOB कस्टम्स। FOB फॉर जो कस्टम्स आती है उसके ऊपर आपको सारी कैलकुलेशन करनी होती है। अब इसके ऊपर जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया, इंश्योरेंस डाल दिया उन्होंने, देखिए फ्रेट हटाया जो दिया था, इंश्योरेंस
इंश्योरेंस हटाया जो दिया था, सही वाला फ्रेट और सही वाला इंश्योरेंस उन्होंने ऐड किया, ये आपकी वैल्यू आ गई, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया रुपीस में, ये आ गई आपकी असेसेबल वैल्यू। उसके ऊपर अब आपका लगेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी, फिर आपका लगेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, फिर आपका लगेगा इंटीग्रेटेड टैक्स, और तब जाके आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो वही फॉर्मेट है, ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से सॉल्व करिए, नोट्स भी साथ में लिखेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है, कुछ अलग दिख रहा है क्या इसमें? नहीं, इसमें भी वही है। आपको यहाँ पर एफओबी दी हुई है, बराबर है, फ्रेट दिया हुआ है, डिज़ाइन का काम है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, यूएसए में किया गया है तो आप ऐड करेंगे, कमीशन क्या आप ऐड करेंगे? बिल्कुल आप ऐड करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जैसा क्वेश्चन है, तो वो आप देख कर सकते हैं, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी अलग पॉइंट होंगे सिर्फ वही हम डिस्कस करेंगे, ताकि जिससे आपका यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट ना हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या दे रखा है उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो हमको अलग से दे रखी थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चल रही थी, बीच में कुछ प्राइसेस चेंज हो गए, तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने वापस से नेगोशिएट करके नए प्राइसेस सेट कर लिए। अगर हमारे पास में थर्ड कॉलम नहीं होता तो हम क्या करते, हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही लेते, हमें इस यहाँ से इस फिगर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चेंजेस हुए थे क्या नहीं हुए थे। बट उन्होंने यहाँ पर रीनेगोशिएट कर लिया है प्राइसेस को, इसलिए हम इन्हीं प्राइसेस को पकड़ने वाले हैं, ठीक है। तो CIF वैल्यू हमारी 5500 की रहेगी, बराबर है। उसमें से आप 500 और 600 सबसे पहले आप हटा के आप इसको बेसिक पे ले आइए, बराबर। बेसिक पे आप जैसे ही लिया है इसको, तो आपका वैल्यू हो जाएगा जो यहाँ पर आपको दे रखा होगा 4400 का, ठीक है। अब बेसिक पे आप लिया है FOB वैल्यू पर। नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे, एक इंस्पेक्शन चार्जेस उन्होंने दिए हैं जो वेंडर ने करवाए हैं, बट उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी उन्होंने कि दीज वर नॉट रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेकिंग द गुड्स रेडी फॉर शिपमेंट। उनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो भी आपने करवा दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर रिक्वायरमेंट नहीं तो क्या हम उसको ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। कमीशन क्या हम ऐड करेंगे? यस, कमीशन हमको चाहिए 1% का FOB के ऊपर। सो 4400 के ऊपर ये तो नील रखते हैं, बट 1% जरूर हम ऐड कर सकते हैं, और फिर हम उसको यहाँ पर फ्रेट, सही वाला फ्रेट और सही वाला इंश्योरेंस डाल सकते हैं। अब सही वाला फ्रेट हमको 500 दिया हुआ है, हकीकत में होना कितना चाहिए? 20%। 4400 का अगर हम 20% यहाँ पर देते हैं, देखिए तो कितना होता है, ये होता है आपका 880। तो हमारे पास 500 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 500 हम ले सकते हैं, 880 से कम ही है तो आप 880 ना लेते हो, 500 लीजिए। अच्छा, इंश्योरेंस की बात करेंगे, अगर इंश्योरेंस हमको यहाँ पर दे रखा है तो 1.125% हम नहीं करेंगे, 600 दे रखा है तो वो करेंगे। वी आर बैक टू 5500 पे 1% का कमीशन इन्होंने लगाया, देखिए, और उसको 102 के रेट से इन्होंने कन्वर्ट किया। अब ये 102 का रेट कैसे लिया? देखिए, सबसे पहली बात CBIC का रेट हम लेने वाले हैं, बराबर है, राइट। बिल ऑफ एंट्री 18 फरवरी और अराइवल है 15 फरवरी। चलिए अब इस सीरीज में यहाँ पर इलस्ट्रेशन 15 है, वो लास्ट है। उसके बाद में कुछ यहाँ पर आपके चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर टच करेंगे। नाउ, इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम UK। आपने UK से एक मशीन इंपोर्ट करी 10,000 पाउंड्स की, फ्रेट एयर का दे रखा है 3000, लाइसेंस फी द बायर वाज रिक्वायर्ड टू पे इन UK, बाहर 400 UK पाउंड, बाइंग कमीशन इंडिया के अंदर जो दिया 20,000, क्रॉस कर दे अभी के अभी, यस बिल्कुल कर सकते हैं। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री है 20/5 की, और एयरक्राफ्ट आया 25/5 को, तो हम कौन सा लेंगे? विच एवर इज लेटर, तो 98.50 का कन्वर्शन जाएगा, CBIC का जो रेट है, और BCD 10% की आएगी, ठीक है। इंटीग्रेटेड 12% है, कंपोजिशन से इसको इग्नोर करने के लिए बोला है। इंश्योरेंस प्रीमियम की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो हम ले लेंगे 1.125% के हिसाब से। मेन चीज हमको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर लाइसेंस फीस यहाँ पर इन्होंने अच्छी से ऐड करी है, कोई बात नहीं। 10,000 लीजिए, 10,000 में से आप लाइसेंस फी 400 का ऐड कर दीजिए, फ्रेट एयर मत कीजिए अभी, डायरेक्टली हम सही वाला कर लेंगे, ठीक है। तो 10,400 आ गया। सो एक्सचेंज रेट 99 का लिया इन्होंने। अरे 99 को क्यों लिया इन्होंने? 99, बट सर हमने तो मार्क किया था यहाँ पर विच एवर इज लेटर में 98.50, यस। तो आप बार बार भूल जाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो डेट रहता है वो हम एक्सचेंज उसी दिन का लेते हैं, बिल ऑफ एंट्री का जो डेट रहता है, ठीक है। और फॉर आर परसेंटेज, यानी कि ड्यूटी कितने परसेंटेज लगेगा, वो हम विच एवरेज लेटर वाला केस का लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सचेंज रेट भले ही 99 है, हमारा यहाँ पर रेट होगा 10 का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बार बार गलती नहीं हो सकती। 99 का हुआ, चेंज किया, अब सही वाला एयर फ्रेट लगाया उन्होंने, 20% तक रेस्ट्रिक्ट किया उन्होंने, बराबर है। तो 20% यहाँ डाल दिया, इंश्योरेंस को डाल दिया, बाइंग कमीशन अवेलेबल नहीं है, असेसेबल वैल्यू आ गई, 10% लगाया बेसिक कस्टम ड्यूटी, SWS लगाया 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर, इंटीग्रेटेड टैक्स लगाया उन्होंने,
बराबर है, बाद में इस वैल्यू के ऊपर और टोटल ड्यूटी उनकी यहाँ पर आ गई। तो ये हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 15 हमारा यहाँ पर खत्म है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पूरा यहाँ पर सभी इलस्ट्रेशंस कवर होते हैं। हमने कुछ लगभग 10 इलस्ट्रेशंस यहाँ पर कवर करे हैं जो आपकी मॉड्यूल में सब दिए हुए थे। अब टेस्ट योर नॉलेज सेक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट, वही सिर्फ हम यहाँ पर कवर करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सेंटेंस हमको दिए गए, उनको डिस्कस करते हैं। इन्होंने बोला है कि सही है कि गलत है, जरा आप बताइए। सर्विस चार्जेस आपने पे करे हैं कैनलाइजिंग एजेंट को, जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है असेसेबल वैल्यू के अंदर। ये जो एजेंट है, सच एजेंट इंपोर्ट्स द गुड्स फ्रॉम फॉरेन सेलर्स एंड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल सच गुड्स विद बायर्स इन इंडिया इन हाई सीज। यानी कि ये क्या करते हैं, कैनलाइजिंग एजेंट है, यानी कि बाहर है एजेंट, ये बाहर किसी बंदे से खरीदते हैं और फिर इंडिया के अंदर बेचते हैं। तो क्या ये बाइंग कमीशन हुआ? क्या नहीं, ये बाइंग कमीशन नहीं है। तो आप इनको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हो? आपको इंक्लूड करना चाहिए। सिर्फ बाइंग कमीशन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, सो हैंस दिस इज नॉट अ बाइंग कमीशन। आपको इसमें इंक्लूड करना चाहिए, बट यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए जो सेंटेंस है हमारा ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। चार्जेस फॉर वेंडर इंस्पेक्शन on the second hand goods carried out by foreign supplier on his own and not required for making the goods ready for shipment। बात ही खत्म हो गई। अगर रिक्वायर्ड नहीं था तो आपने अगर उसमें कोई भी खर्चा किया है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या ये बात सही है? ट्रू। इन्होंने भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है तो इन्होंने सही काम किया, इसलिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एन इंपोर्टर इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल एट $435 CIF per metric ton. Under the contract, the consignment was to be shipped in the month of July. जुलाई के अंदर कंसाइनमेंट होना चाहिए था। पीरियड वॉज एक्सटेंडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड गुड्स वर शिप्ड ऑन 5th of August एट ओल्ड प्राइसेस। जुलाई की जगह उन्होंने अगस्त डन किया। मीनवाइल क्या हुआ, वॉलेटिलिटी की वजह से मंथ ऑफ अगस्त में प्राइसेस बढ़ चुके हैं। डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द डिसाइडेड केस लॉ इफ एनी। अगर कोई डिसाइडेड केस लॉ है तो आप बताइए। डिपार्टमेंट सॉट टू इंक्रीज द असेसेबल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ हायर प्राइसेस ऑफ कंटेम्पररी इंपोर्ट। क्या हायर प्राइसेस होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक केस लॉ देखेंगे और डिसीजन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट का कंटेंशन गलत है। उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जुलाई में उनको वहां पर करना है। ठीक है, जुलाई में उन्होंने ना करते हुए म्यूचुअली उन्होंने सोचा कि अगस्त में करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटिलिटी होने की वजह से यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज हो गए, बट इन दोनों ने ओल्ड वैल्यू ही ली। तो ठीक है ना, इन दोनों ने ओल्ड वैल्यू ली है। जब वो बाहर कुछ भी हो, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस होंगे हम उसके हिसाब से चलेंगे, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। सो ये केस क्या था, विशाखापट्टनम वर्सेस अग्रवाल इंडस्ट्रीज का केस था। इसको आप कोट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस है उसके हिसाब से ही हम चलने वाले हैं, सीधी सी बात है, बात खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा रिलेटेबल है, हम ऊपर देख चुके हैं तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप अकेले करिए। ठीक है, नाउ Question number 7. Briefly explain with reference to the provision of the Custom Act the relevant date for determination of rate of duty and tariff valuation for imports through a vehicle where bill of entry is filed prior to the arrival of vehicle। तो हमको पता है कि या तो एंट्री इनवर्ड जो है वो, या फिर बिल ऑफ एंट्री जो है वो, विच एवर इज लेटर हम यहाँ पर लेते हैं, बराबर है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर दी गई थी और जो यहाँ पर व्हीकल आया है वो बाद में आया है, तो व्हीकल की ही डेट लेंगे हम। ये हमें सेक्शन नंबर 16 के हिसाब से आपको कोट करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है। कुछ कंसाइनमेंट इंपोर्ट किया गया ऑन 1st of June। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री फाइल की गई किसके लिए? वेयर हाउस एंट्री के लिए। ध्यान रखिए, वेयर हाउस एंट्री के लिए ऑन 5th of June। मटेरियल वर ड्यूली वेयर हाउस। द गुड्स वर सब्जेक्ट टू ड्यूटी ऑफ 50% जब उनको यहाँ पर वेयर हाउस में डाला गया तब। मीनवाइल 1st of July को क्या हुआ, एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया और कस्टम ड्यूटी 30% पर चली गई। अब जो यहाँ पर मिस्टर MS इम्पैक्स थे जिन्होंने यहाँ पर इंपोर्ट किया था, उन्होंने बिल ऑफ एंट्री के लिए हाउस कंजम्पशन के लिए फाइल किया 1st of August को, बराबर है। 1st of August को उन्होंने किया और उन्होंने क्लेम किया कि वो 30% पे करेंगे। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने बोला कि नहीं, आपको 50% पे करना पड़ेगा। इम्पैक्स बोला मैं 50% क्यों करूं, जब 1 तारीख को 30% का नोटिफिकेशन आ चुका है तो मैं भी 30% ही दूंगा ना, मैं 50% क्यों दूं। तो यहाँ पर क्या ये रेट ऑफ एक्सचेंज
क्या होगा वो तो आप छोड़िए, सबसे पहला उनका पार्ट है कि रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन इन दिस केस क्या होगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बॉस बिल ऑफ एंट्री की डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल ऑफ एंट्री की डेट कब हुई? 1 अगस्त को। उससे पहले 30% का रेट चल रहा था तो 30% ही पकड़ना पड़ेगा। जब वेयर हाउस में गया तब थोड़ी ना ये बोला जाता है कि इंपोर्ट एंड हुआ। इंपोर्ट तो कब एंड किया जाता है और परसेंटेज कब का पकड़ा जाता है? जब बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है तब का किया जाता है, ठीक है। दूसरा था वेदर रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 अगस्त कुड बी अडॉप्टेड फॉर पर्पस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू लोकल करेंसी। क्या हम 1 अगस्त का रेट पकड़ सकते हैं क्या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के लिए? तो यहां पर आंसर बोलता है कि यहाँ पर सेक्शन नंबर 14 के हिसाब से उन्होंने बोल रखा है कि वेयर हाउस के लिए बिल ऑफ एंट्री आपने पहले ही फाइल कर चुके थे आप बराबर 1 यहाँ पर जुलाई को आपने कर दी थी, तो आपको इसी दिन का आपको परसेंटेज या फिर एक्सचेंज रेट पकड़ना पड़ेगा, आप इस दिन का नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा यहाँ पर कवर होता है। बाकी सब क्वेश्चंस आपके देखे हुए हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इन सबको आप सॉल्व करिएगा अच्छे से क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। जो मैक्सिमम हो सका जितने इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, फॉर्मेट के साथ हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हमने सिर्फ इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स की बात करी थी चैप्टर नंबर 4 जो वैल्यूएशन से रिलेटेड था। अब आगे आने वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करना चालू करेंगे। अभी तक कस्टम एक्ट के आउट ऑफ टोटल 7 चैप्टर्स हमारे 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, 3 चैप्टर्स बचे हैं, उनको आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।